बड़ी देर से देख रही हूँ उस लड़की को। सारा काम कैसे भाग भाग कर रही है और सारा ही काम एकदम बढ़िया कर रही है। कौन है ये लड़की, पता तो लगाना पड़ेगा इसके बारे में। शहर में रहने वाली सरला अपने पूरे परिवार के साथ गांव में एक शादी अटेंड करने गई थी। तभी वो गांव की रज्जू से कहती है, अरे रज्जू इधर तो आ, ये लड़की कौन है, बड़ी देर से देख रही हूँ उसे। अरे तो हमारे गांव की पूनम है, बड़ी ही देख लड़की है, घर गृहस्थी के काम में तो एकदम मास्टर है, मास्टर। अच्छा, वैसे रूपवान भी बहुत है। मुझे कब से अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी। नेकी और पूछ पूछ। आपको तो मैं बात चला दूं फिर पूनम साहब के बेटे के रिश्ते की। पूनम के घर वालों से अच्छी जान पहचान है मेरी। हाँ तो चला देना बात, मैं तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी अपने बेटे का। सरला के कहने पर रज्जू सरला के बेटे अमित की शादी की बात पूनम के घर वालों से करती है। अच्छा लड़का देखकर पूनम के घर वाले भी अमित के लिए हाँ बोल देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो मुझे घर के काम की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। मेरी होने वाली बहू हर काम में सुपरफास्ट है। जी, हमारी बेटी आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, इस बात से तो आप निश्चिंत हो जाइए। दोनों घर वाले आपस में मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और अब गांव में ही अमित और पूनम की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूनम अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल वालों के साथ अपने शहर के घर में आ जाती है। आओ आओ पूनम बहू, तुम्हारे शहर वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये घर कितना छोटा है माँ जी। शहरों में ऐसे ही घर होते हैं पूनम, अब तुम्हें यही रहना है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलो बहू, अभी लंबा सफर करके आई हो और तुम्हें अभी घर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आज का सारा काम मैं कर देती हूँ। आज तुम आराम करो बेटा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब ससुराल में पहले दिन तो सरला सारा काम कर लेती है। अगले दिन से पूनम को घर का काम समझा देती है और कहती है, बहू देखो, अब मैंने तुम्हें सारा काम समझा दिया है, अब जैसे तुम्हें जो करना है सब कुछ कर लो, मेरी तरफ से खुली छूट है। ठीक है माँ जी, अब देखना आप कैसे मैं फटाफट सब कुछ कर लेती हूँ। पूनम सबसे पहले रसोई में जाती है और छोटी सी रसोई देखकर सोचती है, इतनी छोटी रसोई में खाना बनाऊंगी तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं बना सकती इतनी छोटी रसोई में खाना। तभी पूनम की नजर बालकनी में जाती है और वो चुटकी बजाते कहती है, अरे हाँ, यहाँ बनाऊंगी अपना देसी चिल्ला और मजे से खाना बनाऊंगी। पूनम ईंटों और मिट्टी की मदद से बालकनी में कच्चा चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो उसमें आग जला देती है और चूल्हे की आग का धुआं सरला के ऊपर वाली पड़ोसन विमला के घर जाने लगता है और वो खांसते हुए अपनी बालकनी में आती है। अरे सरला, क्या जला दिया तूने बालकनी में, मेरा पूरा घर धुआं से भर गया। खास खास कर फेफड़े में दर्द हो गया मेरे। माँ जी ने कुछ नहीं किया आंटी जी, मैंने किया है। अरे नहीं बहू, क्या कर रही है तू? मैं ना बालकनी में चूल्हा जला रही हूँ, चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। आपको खाना है तो आ जाओ ना। अरे जाकर गैस पर खाना बना, वरना इस धुएं की वजह से खास खास के आज मुझे अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। अरे बस 10 मिनट की बात है आंटी जी, अभी सारा धुआं शांत हो जाएगा और ऐसे भी धुएं से आने वाली खांसी और आंसू से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इतना कहकर पूनम बालकनी में बने चूल्हे पर मस्त खाना बनाती है और विमला की तरह अगल बगल वाले पड़ोसी भी चूल्हे के धुएं से परेशान होने लगते हैं। थोड़े दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सरला बाजार से घर आ रही थी तब, सरला कहाँ से लेकर आई है तो अपनी बहू को? क्या मेरी बहू के गुण देखकर हैरान हो गई ना? लाखों में एक है मेरी बहू। लाखों में एक नहीं बल्कि सर दर्द है तेरी बहू। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम शांति? अरे सही तो बोल रहे हैं, तेरी बहू के आने की वजह से हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। अरे कभी वो बालकनी में खाना बनाने लगती है, कभी वो किसी से भी बेवजह बहस करने लगती है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसे। अपनी बहू पर लगाम कस ले, वरना आगे जाकर तुझे ही दिक्कत होगी। दोनों पड़ोसन सरला को समझाती है, लेकिन सरला दोनों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे ही एक दिन, बहू मैं बाजार जा रही हूँ किसी काम से, तो सारे कपड़े मशीन लगाकर धो लेना। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी सारे कपड़े। घर का काम खत्म करने के बाद अब पूनम मशीन लगाती है। जैसा उसे सरला ने बताया था, पूनम ठीक वैसे ही काम शुरू करती है। लेकिन जैसे ही मशीन में कपड़े धुलना शुरू होता है तब, ये क्या है, गंदे पानी में कपड़े घूमे जा रहे हैं। हरे कपड़ों को तो चक्कर आ जाएंगे। इससे बढ़िया तो मैं हाथ से कपड़े को रगड़ रगड़ कर धो दूंगी, एक एक कपड़ा चमक उठेगा। इतना कहकर पूनम मशीन से कपड़े निकालकर बाल्टी में भर लेती है और बाथरूम में जाती है। तो तेरे की, यहाँ तो कपड़े धोने का मजा ही नहीं आएगा। और रसोई की तरफ बाथरूम भी एकदम माचिस की डिब्बी जितना है मेरे ससुराल का। तभी पूनम देखती है कि घर के नीचे जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, वहां पर शर्मा अंकल अपनी गाड़ी धो रहे हैं। ले जी, मिल गई कपड़े धोने की जगह, और वहां पर तो पानी की सुविधा भी है।
अब तो अच्छे से कपड़े धो सकती हूँ मैं वहां पर। पूनम गंदे कपड़ों की बाल्टी उठाकर नीचे पार्किंग वाली जगह पर पहुंच जाती है और शर्मा जी से कहती है, अंकल जी अपनी गाड़ी हटाओ ना जहाँ से। क्यों भाई, क्या हो गया? गाड़ी क्यों हटानी है? क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं और इसलिए अब गाड़ी के ऊपर चढ़कर थोड़ी ना कपड़े धो सकती हूँ मैं। ये कोई कपड़े धोने की जगह है? यहाँ गाड़ियां खड़ी करनी होती है, गाड़ियां धोने की जगह है। समझ में आई बात? अरे जगह तो जगह होती है, जहाँ पानी की सुविधा मिल जाए वहीं रगड़ रगड़ कर कपड़े धो दो, क्या जाता है। जाकर अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लो। मैं यहाँ पर तुम्हें कपड़े धोने नहीं दे सकता। कपड़े तो मैं यही धोऊंगी, देखती हूँ आप कैसे नहीं धोने देते मुझे। पूनम शर्मा जी से बहस करने लग जाती है और अगल बगल वाले लोग अपनी अपनी बालकनी से ये सारा नजारा देखने लगते हैं। शर्मा जी शर्म के मारे अपनी गाड़ी हटा देते हैं और पूनम वहीं बैठकर कपड़ों को हाथ से मसल मसल के धोने लगती है। आए बड़ी गाड़ी ना हटाने वाले, अरे जानते नहीं है क्या, गांव की पूनम को अच्छी अच्छी को पछाड़ना आता है, ये तो फिर भी शहर के 2-4 लोग हैं। अच्छे से सारे कपड़े धोने के बाद पूनम कपड़ों को लेकर छत पर जाती है और सारे धोए हुए कपड़े सुखा देती है। वक्त गुजरता जाता है। पूनम आए दिन अपने किसी न किसी काम को गांव वाले तरीके से करने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आते हैं। बहू, घर में मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना लेना। सारे मेहमान घर से खुश होकर जाने चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी बहू एकदम होटल जैसा खाना बना कर देगी मेहमानों को, और देखना मेहमान अपने खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। हाँ अरे ऐसा मत करना, वरना फिर हमें सारे मेहमानों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और कोई मेहमान दोबारा हमारे घर ही नहीं आएगा। इतनी भी पागल नहीं हूँ, वो तो बस अपनी बात समझाने के लिए बोला था मैंने। अब पूनम मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं और जैसे ही सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो सभी पूनम के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं। अब मेहमानों के जाने के बाद रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन जमा हो जाते हैं। अरे आज तो बहुत थक गया और इतना बढ़िया खाना खाकर तो मुझे अच्छी सी नींद की जरूरत है। हाँ भाई, मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी सोने जा रही हूँ। हाँ आप लोग सो जाइए, काम करने के लिए मैं हूं ना, आप जब तक उठोगे तब तक सब हो जाएगा। जगह जगह जी, ये मेरी बहू किसी रॉबर्ट से कम नहीं है। सरला और अमित दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पूनम रसोई में जाती है और बर्तनों को देखकर बोलती है, बर्तन तो बहुत ज्यादा है और यहाँ बर्तन धोने की जगह भी बहुत छोटी है, इतने सारे बर्तन यहाँ धोना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे पूनम काफी देर तक बर्तनों को देखती रहती है और सोचती रहती है। मैं काम करती हूँ, घर में जितनी बाल्टियां हैं सब में पानी भर लेती हूँ और बाहर दरवाजे के पास बैठकर बर्तन धो लेती हूँ, सारा पानी सीढ़ियों से नीचे चला जाएगा। पूनम घर की सभी बाल्टी और टब को पानी से भरकर दरवाजे के पास रख लेती है और फिर रसोई से बर्तन लाकर उनका बाहर ढेर लगा देती है, जिसके बाद बर्तन धोना शुरू करती है। अब मजा आ रहा है बर्तन धोने का, छोटी सी जगह में तो बर्तन धोने का मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है वो बर्तन धोने की नहीं कुल्ला करने की जगह है। पूनम लगातार बर्तन धोती रहती है और बर्तनों का चिकना पानी दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। पूरी सीढ़ियों पर चिकना पानी फैल जाता है। तभी शांति अपने घर से किसी काम से बाहर जा रही थी और जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचती है तो इतने पानी की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। मर गई, अरे मर गई, कमर टूट गई। आए, अरे किसने किया ये सब? कौन है जो सीढ़ियों में ये पानी फैला कर गया है? हाय राम, कोई आओ मेरी मदद करो, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शांति की आवाज सुनकर अमित और सल्ला की भी आंख खुल जाती है और साथ ही बाकी के पड़ोसी भी सीढ़ियों में आ जाते हैं। अरे शांति आंटी, आप सीढ़ियों से लेट लेट कर क्यों उतर रही है? कोई भगवान के नाम की परिक्रमा करते हुए मंदिर तक जा रही हो क्या? अरे बेवकूफ, मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया इस पानी की वजह से और मैं गिर गई हूँ। मैं कोई परिक्रमा नहीं कर रही हूँ। ये पानी तो सरला तेरे घर से ही आ रहा है। हाँ, तो वो घर पर मेहमान आए थे ना, बर्तन बहुत ज्यादा थे तो मैं दरवाजे के पास बैठकर ना बर्तन धो रही थी। अब पानी तो पानी है तो उसी का पानी आ गया सीढ़ियों में, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे तेरी बहू किसी दिन एक आदि की जान ही ले लेगी सरला। माफ कर दीजिए पूनम को, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे कितनी बार माफ करे इसे बेटा, ये बार बार यही करती रहती है। अरे छोड़ो ये सारी बातें, चलो पहले तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलते शांति और तुम्हारी कमर पर दवाई लगा देते हैं।
सरला और विमला दोनों शांति को सहारा देकर खड़ा करती है और उसे उसके घर ले जाती है। सरला शांति की कमर पर दवाई लगाती है और शांति आराम करने लगती है। इसके बाद सरला वापस अपने घर आ जाती है। अरे शांति को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। तो उन्हें देखकर चलना चाहिए ना, जब पता है सीढ़ियों पर पानी है तो जरूरी है क्या तेज तेज भागना। अरे बहू, पर तुझे भी क्या जरूरत थी बर्तन वहां पर धोने की? तो क्या करती, बर्तन थे इतने ज्यादा। खैर छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। शांति आंटी भी ठीक है, बर्तन भी धुल गए। इतना बोलकर पूनम वहां से चली जाती है। माँ, मुझे लगता है पूनम कुछ ज्यादा ही अपनी मनमर्जी कर रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जैसे कर रही है करने दे, कम से कम काम तो कर रही है। हाँ वो बात तो है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी हमें एक बार पूनम को समझाना चाहिए। अरे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बहू पहले से ही खूब समझदार है। इतना कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन अब पूनम की हरकतों की वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और हर कोई सरला को आकर पूनम के बारे में शिकायत करने लगता है। धीरे धीरे सरला सभी लोगों की शिकायतों से बड़ा परेशान हो जाती है। ऐसे ही रात गर्मी में लाइट चली जाती है। ये लाइट कब आएगी, कब एसी चालू होगा? इस पंखे की हवा में तो सोया ही नहीं जा रहा। हाँ माँ, बड़ी गर्मी लग रही है सच में। चलो ना चलकर छत पर सो जाते हैं, खुले में तो वैसे भी खूब हवा लगती है। अरे बहू, ऊपर छत पर गए ना तो सुबह तक सूज के लाल टमाटर हो जाएंगे। क्यों माँ जी, ऐसा क्या है छत पर? कोई रात को हमारी सोते हुए पिटाई कर देगा क्या? पिटाई तो नहीं करेगा, लेकिन जो ऊपर बॉस बनकर मच्छर घूम रहा है ना, वो काट काट कर हमें लाल टमाटर बना देंगे। अरे जब तक पूनम है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, एक भी मच्छर काट नहीं पाएगा हम लोगों को। बस आप छत पर सोने की तैयारी कीजिए। इतना कहकर पूनम बालकनी में लगे हुए पौधों के पास जाती है, जहां पर उसने पौधों की साफ सफाई करते हुए सूखे पौधों को एक पन्नी में जमा करके रखा हुआ था। सबसे पहले पूनम अपने ससुराल वालों के साथ छत पर बिस्तर लेकर पहुंचती है और फिर सूखे हुए पौधों को आग लगाकर चारों तरफ धुआं कर देती है। अब इस धुएं से सारे मच्छर छूमंतर हो जाएंगे और एक भी मच्छर हम लोगों को काट नहीं पाएगा। आराम से सो जाइए। अब आप लोग चादर तान कर सोइए, लाइट जब आएगी तब आएगी, लेकिन खुले में जब नींद आएगी ना, उसकी बात ही कुछ अलग होगी। पूनम इतना बोल ही रही थी कि तभी शर्मा जी को छत से धुआं उठता दिखता है और वो जल्दी से पूरे मोहल्ले में शोर मचा देते हैं। आग लग गई, आग लग गई, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलो, वो देखो आग लग गई है, जल्दी अपने घरों से बाहर आओ। शर्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से नींद में उठकर भागने लगते हैं। अरे जल्दी निकलो, पता नहीं कहाँ आग लगी, इससे पहले कि हम जल जाए, जल्दी चलो। हाय, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, जल्दी करो भाई। अरे कहाँ लग गई आग, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। राम जाने कौन है जो नींद का दुश्मन बना हुआ है। पूरे मोहल्ले में हर तरफ हफरा तफरी में एक दो लोग गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है। ये कैसा शोर हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कहाँ पर लग गई आग? सभी के साथ पूनम और उसके ससुराल वाले भी मोहल्ले की भीड़ में पहुंचते हैं। क्या हो गया, कहाँ आग लगी, कौन शोर मचा रहा है, बताओ तो, आग कहाँ है? अरे और कहाँ, तुम्हारी छत पर आग लगी है, मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पर धुआं उठते देखा है। हमारी छत पर आग लगी? अरे पर हम तो अभी छत से ही आ रहे हैं, वहां तो कोई आग नहीं लगी। आग नहीं लगी तो फिर धुआं कहाँ से आ रहा है, वो भी इतना ज्यादा? शर्मा जी की बात सुनकर अमित और सरला एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ओ, अब तो उनकी बेइज्जती होने वाली है। अरे आग थोड़ी ना लगी अंकल जी, मच्छर भगाने के लिए मैंने धुआं लगाया था ताकि धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। आपने खामखा मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया आग लगने का। हे राम, अरे सरला अपनी देहाती बहू को वापस से गांव में छोड़ा, वरना आज इसकी वजह से मुझे जल्दबाजी में हार्ट अटैक आ जाता। और नहीं तो क्या। अरे हद हो गई इसके गांव वाले चाल चलन की, इतने समय से ये शहर में रह रही है, क्या अभी तक इसे तेरे घर के तौर तरीके समझ में नहीं आ रहे? विमला आंटी, शांति आंटी, ज्यादा मत बोलो, वरना आपके घर में भी धुआं लगा दूंगी और मच्छरों की जगह आप भी भागते हुए नजर आओगे। कंट्रोल पूनम, कंट्रोल, चुप हो जाओ, गलती हमारी है। क्या गलती है जी? ये लोग तो यूं ही राशन पानी लेकर हम पर चढ़े जा रहे हैं। सरला और अमित जैसे तैसे पूनम को चुप करवाकर वापस से घर के अंदर ले आते हैं। इतने में लाइट भी आ जाती है। ये लो, लाइट भी आ गई। मैंने सोचा था कि आज तो तारों की छांव में सोएंगी। बहू मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हो गया माँ जी, इतनी रात को आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ बहू कि शहर में गांव की तरह चीज करने की कोशिश मत कर। पर क्यों माँ जी, आखिर दिक्कत क्या है? आप नहीं चाहती क्या मैं सारा काम बढ़िया करूँ, वो भी टाइम पर? हम चाहते हैं कि तुम सारा काम अच्छे तरीके से करो, लेकिन अब तुम काम को गांव के नहीं बल्कि शहर के तरीके से करो। आप तो चुप ही रहिए जी,
माँ जी ने मुझे कहा था मेरा जैसा दिल करता है मैं वैसे ही सारा काम अपनी मर्जी से करूं। हाँ, मैंने तुझे ये बात बोली थी बहू, और अब मैं ही तुझे बोल रही हूँ कि अपनी मन मर्जी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तुझे काम करना बताया है, सारा काम तुझे वैसे ही करना है। बिल्कुल सही, क्योंकि अब तुम गांव में नहीं बल्कि शहर में रहती हो, और यहाँ लोग थोड़ी जगह में ही जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, नहीं करूंगी अपनी मन मर्जी। मुझे क्या पता था कि गांव से आने के बाद शहर में मुझे ऐसी छोटी रसोई मिलेगी। इतना कहकर पूनम सोफे पर बैठ जाती है। वहीं सरला और अमित एक दूसरे की तरफ देखकर धीमा धीमा मुस्कुराते हैं, और अब पूनम धीरे धीरे सारी चीजों को वैसे ही करती है जैसा उसे सरला बताया करती थी। और फिर कभी कोई सरला से पूनम की ना तो शिकायत करता है, ना ही उसकी हरकतों से परेशान होता है।